नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी सेट विद प्रवीण में। और आपको पता है कि मैं फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूँ पेपर 2 की। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आज जो वीडियो है ये वीडियो थोड़ी खास है, क्योंकि जो डेली मैं जो वीडियो लेकर आता था उसमें क्वेश्चन नंबर ओनली 50 होता था, 50 क्वेश्चन होते थे। लेकिन इसके अंदर 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। इस वीडियो को हम एक बार में कवर नहीं करेंगे, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। पहले हम 35 क्वेश्चन लेंगे और दूसरी वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो करते हैं एक नई वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। द एंशिएंट रोमन्स वर नोन फॉर देयर लिंकिंग। जो प्राचीन ओलंपिक के लोग जो थे वो किस स्पोर्ट्स के लिए जाने जाते थे? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है, एथलेटिक्स नहीं, रेसलिंग नहीं, जिम्नास्टिक इसके लिए भी नहीं, वे जाने जाते थे ऑप्शन नंबर डी, ग्लैडिएटरल कंटेंट, यानी कि जो मल्लयुद्ध होता था उसके लिए योद्धा थे, उनको योद्धा भी बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैन एंड वुमेन डिफर विद ईच अदर इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट। जो मैन और वुमेन यानी कि जो मेल और फीमेल है वो डिफर होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं लगभग सभी चीज़ में, एक चीज़ को छोड़कर। वो चीज़ क्या है? मेंटल एबिलिटी में भी अलग होते हैं, सेक्सुअल एनाटोमी में भी अलग होते हैं, फिजिकल फीचर्स में भी अलग होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में वो अलग नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो सेम ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द इंटरप्रेटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन अंडरलाइंस एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू। जो ये है कि इंटरप्रेटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसी ऑब्जेक्टिव को, फिजिकल एजुकेशन में किसी ऑब्जेक्टिव को, किसी एक व्यक्ति की एबिलिटी को दर्शाता है। तो वो क्या है? वो क्वेश्चन से देख लेते हैं। एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेटेड फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट नहीं। थिंक करेक्टली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि वो अच्छे से सोचेगा और उसको सोल्व करेगा। तो जो इसका ये जो टर्म दी हुई है, ये यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन है, उसका एक करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फैक्टर इन मेन सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसमें से कौन सा मेन सोशलाइजेशन यानी कि मेल सोशलाइजेशन के लिए क्या है, एक की फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है? सोशल इंटरेक्शन अमंग पीपल, यानी कि वो क्या करेगा? लोगों से बातचीत करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ऑल टॉप स्पोर्ट्स पर्सन आर मोटिवेटेड बाई। जो सभी अच्छे एथलीट्स हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वे किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, नीड ऑफ अचीवमेंट से। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द रिक्रेशन मस्ट इन्वॉल्व। जो रिक्रेशन है उसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए और क्या इन्वॉल्व होता है? कौन सी चीज़ ऐसी है जो ज़रूरी होती है? तो वो है भाई इमोशन नहीं, रिलैक्सेशन कहीं हो सकता है, रिलैक्सेशन मिल सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या होगा जिसके बिना काम नहीं चलेगा? वो होगा मोशन। मोशन के बिना रिक्रेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इन द एंशिएंट ओलंपिक एन इवेंट कॉल्ड पेनक्रेशन। ये जो है पेनक्रेशन पक्रशन कॉम्बैट कॉम्बिनेशन। एंशिएंट ओलंपिक में एक इवेंट होता था जिसको पक्रशन कॉम्बिनेशन बोलते थे। वो कौन सा इवेंट था? तो वो इवेंट था ऑप्शन नंबर ए, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग को पक्रशन कॉम्बिनेशन बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड गेट डीऑक्सीडेटेड इन। अब इसके अंदर जो ऑप्शन है डीऑक्सीडेटेड कहाँ होता है? वो होता है मसल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, मसल्स करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ मोटर क्वालिटीज़, सबसे जो ज़रूरी मोटर क्वालिटीज़ है वो कौन सी होती है? स्पीड, पावर एंड एजिलिटी। यदि किसी स्पोर्ट्स को उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, स्पीड, पावर एंड एजिलिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
11 की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मसल फाइबर इन ए मोटर यूनिट, जो मसल फाइबर के अंदर यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो मसल फाइबर होते हैं एक मोटर यूनिट में, वो कितने होते हैं, उसका नंबर कितना होता है। भाई उसको कोई काउंट कर नहीं सकता, वो अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो उस क्या होगा, वो वेरी करेगा, यानी कि वेरिएबल्स हो गए, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर अलग अलग होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। द चैम्बर ऑफ हार्ट टू विच द अरोट्रा इज कनेक्टेड, जो हार्ट के चैम्बर से आपको पता है 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट राइट। लेफ्ट में कौन सा होगा, ओरिकल, और ऊपर का जो होता है उसको ओरिकल बोलते हैं, और नीचे जो होता है वो वेंट्रिकल बोलते हैं। उसी हिसाब से लेफ्ट राइट होता है, जैसे लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट ओरिकल, उसी हिसाब से 4 हिस्सों में वो डिवाइड होता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि जो चैम्बर होते हैं उसमें और अरोट्रा कहाँ कनेक्टेड होती है, तो अरोट्रा कनेक्टेड होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एल्बो फ्लेक्शन द एक्शन ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स बिकम, जो एल्बो फ्लेक्स करते हैं, एल्बो को हम बेंड करते हैं, फ्लेक्शन का मतलब बेंड करना, उसका जो एंगल है उसको कम करना, और एक्सटेंशन का मतलब उसका जो एंगल है, डिपार्चर एंगल, उसको बढ़ाना। तो इसके अंदर यदि हम एल्बो को फ्लेक्स करेंगे तो क्या होगा, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कौन कौन सी काम करेगी, आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप की मसल्स होती है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होती है, जो प्राइमरी मसल्स होती है, और एंटागोनिस्ट उसकी सपोर्टिव मसल्स होती है। तो यहाँ पर बाइसेप्स क्या होगी, बाइसेप्स एगोनिस्ट होगी क्योंकि वो प्राइमरी मसल्स है, उसका मेन रोल है, और एंटागोनिस्ट उसकी हेल्प करेगी, ट्राइसेप्स होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर सी, बाइसेप्स एक्ट एज, बाइसेप जो काम करेगी वो एगोनिस्ट करेगी, और ट्राइसेप्स करेगी एक्ट एज एंटागोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ बढ़ते हैं। द प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ इज, एक प्लेन आपको पता है प्लेन एक्सिस होता है हमारी बॉडी के अंदर, इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। उसमें प्लेन कौन सा प्लेन है जो बॉडी को लेफ्ट और राइट हिस्से में डिवाइड करता है, उसको हाफ डिवाइड करता है, तो भाई वो है सेजिटल प्लेन। सेजिटल प्लेन के अंदर क्या होता है, राइट और लेफ्ट डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की तरफ बढ़ते हैं। द फूड वी ईट यील्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जो हम खाना खाते हैं वो हमें किस फॉर्म में मिलता है, वो हमें कैलोरी की फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक एनर्जी ऑकर्स लीस्ट बिटवीन, जो अल्ट्रासोनिक एनर्जी है उसकी जो शक्ति है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सबसे कम किसके बीच में होता है, तो वो जो अल्ट्रासोनिक एनर्जी का रिफ्लेक्शन सबसे कम सॉफ्ट टिश्यू एंड फैट के बीच में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, इनमें से कौन सी एक्टिविटी देयर इज लीस्ट चेंज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उसमें सबसे कम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उसको बोल सकते हैं केंद्र बिंदु सबसे कम होगा। तो आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी हमारा, जैसे हम स्टैंडिंग ब्रो जंप कर रहे हैं तो जो सीजी होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अलग होगा, शटल रन में अलग होगा और समर शॉल्ट में अलग होगा। लेकिन जब क्रॉलिंग करेंगे, क्रॉलिंग करते हैं ना, छोटे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे कम चेंज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। अदर देन प्रोपल्सिव फोर्स, यानी कि प्रोपल्सिव फोर्स द एरियल मोशन ऑफ द बॉडी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो प्रोपल्सिव फोर्स लगाता है उसमें, और जब हम किसी चीज़ को हवा में आगे की तरफ, यानी सपोज दैट बॉडी को आगे की तरफ धकेलते हैं या वो आगे की तरफ मोशन करती है, तो उसके सिवाय प्रोपल्सिव फोर्स किस में लगेगा, किसकी वजह से लगेगा, तो वो लगेगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर आपका ए, इट्स वेट, उसकी वजन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, द मोमेंट इन्वॉल्व्ड इन डोर्सिफ्लेक्शन इज़ वेरी वैल्यूएबल इन, अब भाई यहाँ पे डोर्सिफ्लेक्शन हो रहा है, डोर्सिफ्लेक्शन किस में होगा, इसके अंदर ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक इन स्विमिंग, इसमें डोर्सिफ्लेक्शन नहीं आएगा। द अप फेज इन साइकिलिंग, उसमें भी डोर्स नहीं आएगा। प्रिपेयरिंग फॉर टच डाउन इन रनिंग, उसमें भी नहीं आएगा।
वॉकिंग ऑन ए बैलेंसिंग बीम, इसमें भी नहीं आएगा, यानी कि डोर्सिफ्लेक्शन तो इसमें कहीं भी नहीं होगा, वो होगा कौन सा, प्लांटर फ्लेक्शन। तो आई थिंक हो सकता है कि ये यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ हो, जो इसका करेक्ट होगा वो होगा डोर्सी की जगह प्लांटर फ्लेक्शन। और सबसे ज़्यादा प्लांटर फ्लेक्शन कहाँ पे होगा, किस में होगा, वॉकिंग ऑन ए बैलेंसिंग बीम। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे यदि प्लांटर आया तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इसमें मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ। लिस्ट 1 में क्या है, मसल दैट मूव अपर आर्म, कौन सी मसल है जो मूव कराती है अपर आर्म को। तो भाई अपर आर्म यानी कि हमारा कौन सा हो गया, हुमेरस। तो हुमेरस को कौन मूव कराती है, उससे कौन सी जुड़ी है, लेटिस्मस डोर्सी। और मसल दैट मूव द थाई, जो थाई है उसको मूव कराती है। तो थाई को कौन सी मूव कराती है, एब्डक्टर लंगस। मसल दैट मूव हेड, जो हेड को मूव कराती है वो कौन से, स्प्लेनियस कैपिटस। और मसल दैट मूव द शोल्डर, जो शोल्डर को मूव कराती है वो क्या है, सेरेटस एंटीरियर। तो यदि इसको मैच करने जाएंगे तो इसका जो आंसर हो रहा है पहले का, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। मैच लिस्ट, इसमें भी लिस्ट मैच करनी है। हाइड्रोथेरेपी क्या होता है, क्रायोथेरेपी क्या होता है, इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होता है, थर्मोथेरेपी क्या होता है। थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में होगा, हॉट, यानी कि हॉट फॉर्मेशन में, हॉट फॉर्मेंटेशन में। और हाइड्रोथेरेपी यानी कि पानी से जो चीज़ दी जाएगी, जिसको वर्लपूल बाथ भी बोलते हैं। और क्रायोथेरेपी यानी कि कोल्ड कंप्रेशन। और इलेक्ट्रोथेरेपी अल्ट्रासाउंड। यदि इसको मैच करते हैं, हाइड्रोथेरेपी को वर्लपूल के साथ, क्रायोथेरेपी को कोल्ड के साथ, इलेक्ट्रोथेरेपी को अल्ट्रासाउंड के साथ, और थर्मोथेरेपी को हॉट फॉर्मेंटेशन के साथ। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो रहा है वो हो रहा है इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर असर्शन और रीजन आ गए। असर्शन पढ़ लेते हैं। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिलैक्सेशन प्रोसीजर इज टू फोकस अटेंशन ऑन मेंटल डिवाइस, यानी कि हम सबसे जो जरूरी है हिस्सा है रिलैक्स करने का, रिलैक्सेशन प्रोसेस करने का, वो उसका क्या है कि हमें कहीं पे ध्यान देना होगा, मेंटल डिवाइस पे। भाई ये तो ऐसा कुछ होता नहीं, हम दूसरे तरीके से भी तो रिलैक्स हो सकते हैं। इसका रीजन पढ़ लेते हैं। कूल डाउन एक्टिविटी इज ए मेंटल रिलैक्सेशन डिवाइस। हाँ ठीक है, उसमें पूरा इसका अलग ही बोला गया है, और इसमें बोला गया कि कूल डाउन है वो कौन सी एक्टिविटी है, रिलैक्सेशन डिवाइस है, मेंटल रिलैक्सेशन डिवाइस है। हाँ ठीक है, जब हम कूल डाउन होते हैं तो हमारी बॉडी को अच्छा लगता है, हमारे जो थकान है वो कम हो जाती है, हमारे जो मेंटल रिलैक्सेशन है वो धीरे धीरे मिलता है हमको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है। तो देख लेते हैं कौन से में पहला गलत और दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। इसमें भी असर्शन और रीजन दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं असर्शन रीजन को। तो इसमें क्या बोल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ क्लास मैकेनिकल एनर्जी ऑफ क्लास 1 लीवर कैन बी ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ बैलेंस स्पीड एंड पावर, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है क्लास 1 लीवर की, उसको किसके हिस्से में रखा जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है, बैलेंस स्पीड एंड पावर। आपको पता होना चाहिए कि क्लास 1 लीवर क्या होता है। तो इसका रीजन देख लेते हैं। पावर आर्म एंड रेसिस्टेंट आर्म ऑफ क्लास 1 लीवर कैन नॉट बी चेंज इवन बाय द मैनिपुलेटिंग पोजिशन ऑफ फुलक्रम। भाई ये तो गलत हो रहा है, ये तो कहीं सेट हो नहीं रहा है। ये तो पहला जो है, पहला ठीक है, उसने बोला कि क्लास 1 लीवर के जो ऑब्टेन करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को, उसमें बैलेंस स्पीड और पावर आएगी। तो पहला क्या है, पहला ठीक है और दूसरा गलत है। तो ये देख लेते हैं पहला ठीक कौन सा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसमें भी हो रहा है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंडीशन अफेक्टिंग ट्रांसफर लर्निंग। इसमें से कौन सा, भाई क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना आता है, कौन सा कंडीशन अफेक्टिंग ट्रांसफ़र लर्निंग नहीं है। तो वो कौन सा, एज ऑफ परफॉर्मर, यानी कि सिंप्लिसिटी बिटवीन द टास्क ये हो सकता है, अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस ये हो सकता है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग ये हो सकता है, लेकिन एज ऑफ परफॉर्मर ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन,
जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है जो गेस्टाल्ट ने दी है वो कहीं के बेस पर है, वो है भाई ऑर्गेनाइजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग बाय लर्नर विद इंटरेक्शन विद हिज एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना है, यानी कि एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टूवर्ड हार्मिंग और इंजरिंग अनदर लिविंग बीइंग इज। तो ये बोल रहा है कि एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड, यानी कि कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसा व्यवहार जो हमें हार्म कर सकता है या इंजर्ड कर सकता है, ये दूसरे हमें या दूसरे ह्यूमन बीइंग को। तो किसकी वजह से हो सकता है? अग्रेशन की वजह से होता है, वो आक्रामक हो सकता है, तो तब सामने वाला इंजर्ड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। ए बिहेवियर जनरली एक्कम्पनीड बाय एंगर, यानी कि एक बिहेवियर जो जनरली सामान्यतः कहीं से जुड़ा होता है बाय एंगर, विच हैज़ इट्स प्राइमरी गोल टू हार्म और इंजर अनदर पर्सन कंसिडरिंग हिम एड ट्रीट इज टर्म है, यानी कि किसी का बिहेवियर ऐसा है कि सामने वाले का, उसका प्राइमरी गोल ये है कि सामने वाले को क्या करना है? इंजर्ड करना है, यानी कि उसको क्या पहुंचाना है? हार्म पहुंचाना है। तो इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें भी आक्रामक हुआ था और दूसरे में भी आक्रामक है, यानी कि दोनों व्यवहार सेम ही हैं। तो अब यहाँ पर लेकिन किस टाइप का है? वो हॉस्टाइल एग्रेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। सोशल सपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स बिटवीन एटलीस्ट टू इंडिविजुअल्स। सोशल सपोर्ट यानी कि एक स्रोत का बदलाव दो लोगों के बीच, इज नॉट एक्सचेंज व्हेन देयर इज, कब नहीं हो सकता है? जब वे सोशल लोफिंग हो, यानी कि सोशल लोफिंग का मतलब है जब वो सामाजिक रूप से इधर उधर भटक रहे हो, यानी कि उनका कोई समाज में कोई तरीका ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। इवन विद पुअर इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया होस्ट फर्स्ट एशियन गेम्स एट न्यू दिल्ली इन 1951। इसने बोला कि जबकि एक पुअर इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की, जब उसने फर्स्ट एशियन गेम्स को होस्ट किया न्यू दिल्ली के अंदर 1951 में। नाउ विद वन ऑफ द फास्ट ग्रोविंग इकोनॉमिक, जबकि अभी एक सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है इंडिया। व्हाट इज द मेन रीज़न फॉर, अभी कौन सा रीज़न है नॉट बीइंग एबल टू बिड ऑफ ओलंपिक गेम्स, कि अभी वो ओलंपिक गेम के लिए बिड भी नहीं लगा सकती, बोली भी नहीं लगा सकती। तो भाई बात तो सच्ची है कि तब इकोनॉमी का अच्छी नहीं थी, अभी इकोनॉमी अच्छी है तो भी नहीं लगा पा रही, क्या रीज़न है? तो आपको पता होना चाहिए जब पॉलिटिक्स घुसती है तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है। पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी नहीं है, वो काफ़ी बड़ा हुआ है। लैक ऑफ एबल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी नहीं है, ये भी हमारे पास काफ़ी यंग है, काफ़ी अच्छे। तो क्या कमी हो सकती है? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू हैव करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गेम, यानी कि हमारे यहाँ क्या पॉलिटिकल विल जो है वो अभी क्या है, पूरी करप्टेड हो चुकी है और उससे करप्शन से भरी हुई है। हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो खाली नहीं है, इस वजह से हम ये नहीं कर पा रहे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। ओवर एम्फेसिस ऑन कवरेज ऑफ क्रिकेट बाय मीडिया इन इंडिया हैज़ अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि जो अभी भारत में जो मीडिया है उसके द्वारा क्रिकेट को इतना ज़्यादा प्रसिद्धि, यानी कि इतनी ज़्यादा फेमस क्यों मिली है, उसी का क्यों डेवलपमेंट हुआ है, उसके पीछे क्या ऑप्शन हो सकता है? तो इसके पीछे जो ऑप्शन होगा भाई वो ऑल कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन 1922। 1922 में YMCA स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, HC बक, यानी कि हैरी क्रो बक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर द करिकुलम टू बी रिस्पॉन्सिव टू, यानी कि जब हम करिकुलम बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, नीडी होती है, तो वो क्या क्या होती है? वो होती है सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। द कंटेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द, अब ये क्या बोल रहा है कि कौन सा कंटेंट है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किससे? वो होता है टाइम एलोकेशन से, यानी कि जितना टाइम फिजिकल एक्टिविटी को मिलेगा, फिजिकल एजुकेशन को मिलेगा, उतना ही उसमें परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, टाइम अलॉटेड फॉर इट, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि ये 75
क्वेश्चन की सीरीज है, 75 क्वेश्चन का पेपर है, तो आज हम 35 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, ए फॉर्मलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इनटू ए सेट ऑफ रूल्स इन इज कॉल्ड, यानी कि किसी नियमों को एक साथ रखना, एक ग्रुप बनाना हमारे इंसान के लिए, हमारे मानव के लिए एक अनुभव क्या एक्सपीरियंस रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का उसको बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स, यानी कि किसी भी ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाया जाता है, रूल को सेट करने के लिए, सेट ऑफ रूल्स को। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, अलॉटमेंट ऑफ पीरियड्स, सीक्वेंसिंग, इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस, पार्टिसिपेशन एंड कंपटीशन इंडिकेट, यानी कि पीरियड का, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस और पार्टिसिपेशन एंड कंपटीशन का एक अलॉटमेंट, उसको क्या बोलेंगे। जब अलॉटमेंट होता है उसको शेड्यूलिंग करते हैं, तो वो कौन सी टाइप की शेड्यूलिंग होती है, वो होती है माइक्रो शेड्यूलिंग। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो भाई आज ये रहे हमारे इस वीडियो के 35 क्वेश्चन, बाकी के हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसमें कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं इसी एक मैसेज के साथ कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। हर एक कॉम्पिटिशन की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो, और अपने जो GSET है, जो आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो, वीडियो अच्छी लगती हो, तो आगे आने वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, उसके लिए यदि आपको कोई भी टॉपिक हो तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। और यदि मैं नई वीडियो अपलोड करता हूं तो वो सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो इन्हीं सब उम्मीद के साथ कि आप अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।